नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान में चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। चौहान वंश के इतिहास में इस समय हम अजमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं, अजमेर का चौहान। और अजमेर के चौहानों में हम अंतिम शासक तक पहुंच गए। इस समय हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो एक अंतिम शक्तिशाली भारत का अंतिम हिंदू राजा भी है और चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक अजमेर के चौहानों में माना जाता है। तो चौहान वंश पृथ्वीराज तृतीय जो है, इसके बारे में हम 3 बातें करके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जैसे सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय का जीवन परिचय। सभी शासकों का तो हमने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि सभी शासक तो इतिहास में बहुत ज़्यादा हैं, इतने शासकों को हम इतने तरीके से नहीं पढ़ सकते। किंतु जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या जिनके संसाधन उपलब्ध है, जिनकी जानकारी उपलब्ध है, उनकी जानकारी हम जरूर करेंगे। जीवन परिचय के बाद में व्यक्ति के सामने आती हैं समस्याएं, या हम समस्याओं की बात करें तो वो आती है चुनौती। चुनौतियों को जो व्यक्ति पार कर लेता है, निश्चित ही उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति के पास क्या हो जाती है, उपलब्धता, यानी कि उपाधि उपलब्धता, या हम कह सकते हैं उस व्यक्ति की उपलब्धि। आज मैं क्या हूँ, आज कोई भी क्या है, तो वो किसी न किसी चुनौती को पार करके ही पहुँचा होगा। अगर ये चुनौतियाँ इनके सामने नहीं आती तो ये उपलब्धि भी इनके सामने नहीं आती। तो वो ही हम 3 पार्टों से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीवन परिचय, पृथ्वीराज तृतीय का जीवन परिचय। सबसे पहली बात, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ 1166 में। 1166 में जन्म हुआ। आप देखेंगे ये हेडिंग में लिखा है 1177। शासक बने 1177, यानी कि कब, कितने वर्ष के? इस समय पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष के थे जब वो शासक बने। 1166 में जन्म हुआ और जन्म हुआ अनहिल पाटन में। अनहिल पाटन, अनहिल पाटन कहाँ है? गुजरात। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं, उनका शासक बनने का नंबर नहीं आया तो नाराज होकर गुजरात चले गए और गुजरात में कुमारपाल की शरण में रहने लग गए। तो गुजरात में रहते रहे, उसी समय उनके पुत्र का जन्म हुआ। बात करें माता का नाम, माता का नाम कर्पूरी देवी। पिछली क्लास में हमने बात भी की थी। कर्पूरी देवी तोमर वंश से संबंधित दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री। कर्पूरी देवी को भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अनंगपाल तोमर की मृत्यु हो गई। उस समय पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का प्रशासक बनाया गया था। उस समय पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 8 वर्ष के ही थे। अजमेर के जब शासक बने तब 11 वर्ष के थे। दिल्ली का प्रशासक बने जब 8 वर्ष के। उस समय वास्तविक रूप से प्रशासन का कार्य कर्पूरी देवी कर रही थी। एक अच्छी प्रशासक थी, इसी वजह से इनको भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात, पिता। ये जीवन परिचय चल रहा है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर। पिता का नाम क्या है भाई? सोमेश्वर। नेक्स्ट हम बात करें प्रधानमंत्री। 11 साल के एक लड़के से शायद शासन सही ढंग से चले या नहीं चले, इसके लिए बढ़िया तरीके के प्रधानमंत्री, बढ़िया तरीके के सेनापति, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जो धनी थे, उनको शामिल किया गया। तो प्रधानमंत्री जो है वो बने कदम्बवास, ओब्लिक हम उसे कह सकते हैं कैमास। ऐसा भी कहा जाता है कि कैमास ने कैमास दुर्ग का निर्माण करवाया था नागौर में। कौन सा दुर्ग भाई? कैमास दुर्ग। कहाँ बनवाया? नागौर में। प्रधानमंत्री के बाद हम बात करें सेनापति। सेनापति भुवनमल। इनकी सुरक्षा में रहते हुए पृथ्वीराज तृतीय ने प्रारंभिक वर्षों में बहुत ही अच्छा विकास किया। तो वो है कर्पूरी देवी, कदम्बवास और भुवनमल। इसके अलावा हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के भाई, छोटे भाई का नाम है हरिराज। क्या नाम है भाई?
हरिराज, थोड़ा ध्यान देंगे। जन्म 1166 में अनहिल पाटन। अनहिल पाटन कहाँ है? गुजरात की उस समय राजधानी थी चालुक्य शासकों की, और चालुक्य शासक कुमारपाल की शरण में रहते थे। सोमेश्वर उनके पुत्र हुआ। माता का नाम कर्पूरी देवी, संबंधित कहाँ से है? दिल्ली से। पिता कौन है? सोमेश्वर। प्रधानमंत्री कदमवास कैमास। सेनापति भुवनमल। भाई कौन? हरिराज। ऐसे ही बात करें पत्नी, पत्नी का नाम पिछली क्लास में भी आया था। एक पत्नी जो है उनका नाम है इच्छिनी देवी, और दूसरी पत्नी जो है उसका नाम है संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग भी चलता है इसी टॉपिक में, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इनके जो पुत्र हुआ, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र का नाम था गोविंद राज, गोविंद राज। और एक घोड़ी या घोड़ी का नाम दिया जाता है नाट्य रंभा। ये राजस्थान के इतिहासकार कहा करते हैं कि नाट्य रंभा नामक कोई घोड़ी थी। पहले कोई दूसरा घोड़ा था, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के व्यक्तियों ने विश्वासघात से उनका घोड़ा बदल दिया गया, और शादी ब्याह में नाचने वाली घोड़ी उस जगह पर बांध दी गई। ऐसा कुछ उल्लेख राजस्थान के इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही, नेक्स्ट बात करते हैं उपाधि। एक उपाधि है दल पंगुल, और एक है राय पिथौरा। दो उपाधियां हैं। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही दिग्विजय की नीति का पालन किया। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है लगातार जीतते रहना, लगातार अभियान करते ही रहना, चुपचाप नहीं बैठना है, और जीतते जीतते, इसलिए उनको विश्व विजेता के रूप में अपने आप को माना और दल पंगुल कहलाए। इधर राय पिथौरा कहा जाता है कि इन्होंने पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था, और पिथौरागढ़ में रहने वाले बन गए राय पिथौरा। ऐसा मुस्लिम लोग कहा करते थे। जो मुस्लिम लोग बाहर से आते थे वो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहते थे कि वे भारत में चलें, पर वहाँ राय पिथौरा नामक एक शासक है, वो थोड़ा मजबूत है। इस प्रकार से नेक्स्ट हम ये तो है जीवन परिचय। जीवन परिचय के अलावा चर्चा करें तो चुनौती और उपलब्धि, इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। अभी हम कर रहे हैं, पृथ्वीराज ने अभी बात की थी, दिग्विजय की नीति का पालन किया। कौन सी नीति? दिग्विजय। दिग्विजय की नीति का पालन किया, और आस पड़ोस के जितने भी राजा खुद के संबंधी है और आस पड़ोस के राजा, उन सबको पराजित करते हुए आगे बढ़ते रहे। उसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय जो है, एक और काम इन्होंने कला साहित्य विभाग, हमने एक बात की थी विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के काल में कला साहित्य शिक्षा इन सब का बहुत तेजी से विकास हुआ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कला साहित्य विभाग की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय ने की। कहाँ की? अजमेर में। कहाँ की भाई? अजमेर में। इस कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष, ये जो विभाग है इस विभाग का प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ। ऐसा परीक्षा में संबंधित प्रश्न है। इस विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया? पद्मनाभ। कला साहित्य विभाग अजमेर में है, बनवाया गया पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। इसका पहला अध्यक्ष पद्मनाभ बना। हमारे पास पृथ्वीराज तृतीय की सामान्य जीवन परिचय और उनसे संबंधित कोई दो छोटे मोटे काम वो आए हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय का काल युद्धों के नाम से ही जाना जाता है, आंतरिक युद्ध और बाह्य युद्ध, इनसे ही जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को हम बात करते हैं कि किस नाम से और जाना जाता है। इनको कहा जाता है भारत का अंतिम हिंदू राजा। भारत का अंतिम हिंदू राजा। क्योंकि भारत का क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली तक शासन किया करते थे, एक छोटी रियासत अजमेर तक ही थोड़ी थे। इस वजह से भारत का अंतिम हिंदू नहीं, तो उसके बाद काफ़ी राजा आए हैं, लेकिन उनको भारत का नहीं कहेंगे, उनको उनकी रियासत का कहेंगे। भारत का अंतिम हिंदू राजा, ऐसा ही एक शब्द हो हिंदू भारत का। हिंदू भारत का, यह है भारत का, यह है हिंदू भारत का अंतिम राजा। इसमें भारत शब्द के लग रहा है क्या? हिंदू,
और इसमें हिंदू किसके लग रहा है? राजा का। वो राजा क्या होगा? हिंदू। इसमें भारत तब तक हिंदू था, यानी कि उस समय तक भारत में कोई भी विदेशी धर्म, कोई दूसरी जाति, इनका सबका आक्रमण नहीं हुआ था, वो नहीं आए थे तब तक की। तो ऐसा राजा गुर्जर प्रतिहार वंश में है और उस शासक का नाम है महीपाल। क्या नाम है भाई? महीपाल। हम अभी बात करें भारत का अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज तृतीय। अब पृथ्वीराज तृतीय का सामान्य जीवन परिचय, पृथ्वीराज तृतीय का सामान्य जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं चुनौती। पृथ्वीराज तृतीय एक कम उम्र में शासक बने तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, उनका अध्ययन करेंगे। तो चुनौतियों का अध्ययन करते हैं, देखिए क्या क्या आती हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं चुनौतियां या संघर्ष। या समस्या, जिनका समाधान करते चले गए। समस्याओं को एकजुट होने नहीं दिया, जो आई उसका समाधान किया, जो आई उसका क्या किया? समाधान। ऐसे ही पहली समस्या, चचेरे भाई, पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई जिसका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का दमन। नागार्जुन ने गुड़गांव में जाकर अपने आप को शासक घोषित कर दिया, इसलिए नागार्जुन का दमन 1178 में नागार्जुन का क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो यहाँ युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है गुड़गांव का युद्ध। आप समझेंगे गुड़गांव का युद्ध किन किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और नागार्जुन के बीच। उस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई और ये युद्ध हुआ कब? 1178 में। पहली समस्या नागार्जुन की आई और पहली समस्या का तुरंत ही दमन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1178 में। शासक बने थे कब? 1177 में। और दमन हुआ 11, यानी कि शासक बनने के अगले ही साल महत्वपूर्ण फैसले लेने की कोशिश करने लगे। दूसरी बात करें नंबर 2, दूसरी समस्या एक जाति है, जाति का नाम है भंडानक। क्या नाम भाई? भंडानक। भंडानक जाति का दमन कब कर दिया? 1182 में। भंडानक जाति का थोड़ा देखें इतिहास। भंडानक जाति जो है वो सतलज प्रदेश की रहने वाली है। सतलज प्रदेश पंजाब से आती है, लूटपाट करके वापस चली जाती है, आती है और लूटपाट करके वापस चली जाती है। पर इस वर्ष 1182 के आसपास वो हमेशा के लिए मेवात के प्रदेश में आकर रहने लग गए। लूटपाट करने आते थे, अब यहाँ मेवात के प्रदेश में जब आकर रहने लग गए तो अब स्पष्ट हो गया कि उनका समाधान या उनका दमन करना ही पड़ेगा। तो भंडानक जाति का दमन 1182 में किया गया। और कहाँ किया गया? मेवात। तो इसे हम कह सकते हैं मेवात का युद्ध। और मेवात का युद्ध कब हुआ भाई? 1182 में। समस्या 2, सबसे पहले नागार्जुन ने अपने आप को शासक घोषित किया, पृथ्वीराज तृतीय ने उसका दमन कर दिया। पूर्णतया दमन। पूर्ण दमन में विश्वास करने वाले शासक थे, तलवार के धनी थे, बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति और बहुत बड़े घुड़सवार। इस प्रकार से तीसरी समस्या की बात करें, तीसरी समस्या आई थी एक, उस समस्या को युद्ध से सुलझाते हैं हम। तीसरा युद्ध समझे हम, युद्ध का नाम है महोबा। महोबा का युद्ध। फिर ये हो रहा है कब? 1182 में। महोबा का युद्ध, महोबा एमपी में है, 1182 में युद्ध हो रहा है। हम देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ महोबा के युद्ध में एक राजा है, राजा का नाम है परमारदी देव। इधर हम बात करें महोबा के युद्ध में, एक तरफ कौन है? पृथ्वीराज। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज का हमको पता है कौन से वंश के हैं। वंश से संबंधित एक दिन जानकारी हमने ली भी थी कि चौहान शासक आगे बढ़ते जाएंगे और इनका संपर्क अनेक वंशों से होगा। जैसे सबसे पहले चालुक्य वंश से हुआ, विग्रहराज द्वितीय का ही हो गया था। तो चालुक्य वंश गुजरात में है। अभी भी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे परमार वंश आबू में है, मालवा में है। अब हम बात करें परमारदी देव जो शासक है ये कौन से वंश का है? तो परमारदी देव शासक है चंदेल वंश का। चंदेल वंश का शासक परमारदी देव और इधर पृथ्वीराज तृतीय। इन दोनों का संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण क्या है?
माना जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय की सेना जिस समय गुड़गांव में युद्ध करके लौट रही थी, तो लौटती हुई सेना को परमार्दी देव ने परेशान किया या उनको लूट लिया। उस समय तक परमार्दी देव को ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ये सेना पृथ्वीराज तृतीय की है, ऐसा कुछ। पृथ्वीराज तृतीय उस समय कुछ करने की पोजीशन में अपने आप को नहीं समझते थे, पर 1182 में आते आते अपने आप को ऐसा समझा कि शायद हम जीत सकते हैं और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो परमार्दी देव के बारे में कहा जाता है कि परमार्दी देव के 2 सेनापति थे। एक सेनापति आल्हा और एक उदल। पहले कभी रूट कर गए हुए थे, परमार्दी देव ने उनको आमंत्रित किया कि भाई मेरे लिए मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर मातृभूमि की रक्षा के लिए आपको जरूर आना चाहिए। आला और उदल एक बहुत ही बड़े सेनापति थे, बहुत ही मजबूत सेनापति। आला और उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करना स्वीकार किया और इस युद्ध में कूद पड़े। ऐसे भी कहा जाता है कि इस युद्ध में परमार्दी देव स्वयं नहीं थे। इस युद्ध में आला और उदल शक्तिशाली, पृथ्वीराज तृतीय इतने खास उम्र के नहीं थे। आला और उदल को ऐसा लगा कि नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, किंतु फिर भी इस युद्ध में परमार्दी देव की हार हुई और आला और उदल हैं दोनों ही इस युद्ध में मारे गए। कौन मारे गए भी? आला और उदल। इस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय के सामने लगातार तीसरी समस्या, और लगातार तीसरी समस्या का क्या किया भाई? समाधान। अब समस्या नंबर 4 देखते हैं हम। इधर वाला मिटा देते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के सामने समस्या नंबर 4, कौन सी समस्या आई और उस समस्या का समाधान उन्होंने कैसे किया, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए नंबर 4 की समस्या, एक समस्या नागार्जुन, उसका दमन कर दिया, दूसरी भंडारनक जाति, तीसरा महोबा, महोबा के शासक परमार्दी देव। इस समय इस समस्या की बात करें तो इसको भी एक युद्ध से ही देख लेते हैं। युद्ध का नाम है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब हुआ इस बात को देखें, 1184 में। कब हुआ भाई? 1184 में। अब देखते हैं कि नागौर का युद्ध था किन के बीच। एक तरफ हम देखते हैं भीम द्वितीय और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय। भीम द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय, भीम द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। अब भीम द्वितीय की हमने चर्चा भी की थी, चालुक्य वंश का गुजरात का शासक है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का चौहान वंश का शासक है। इन दोनों के बीच युद्ध का कोई ना कोई तो कारण रहा ही होगा, शायद आपको ध्यान भी हो। एक कारण, इस युद्ध का एक कारण लेते हैं। एक कारण कौन है? इच्छनी देवी। इस इच्छनी देवी से विवाह करना चाहता था कौन? भीम द्वितीय। किंतु आबू के युद्ध के बाद में इच्छनी देवी से विवाह कर लिया था किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। तो भीम द्वितीय उस बात का बदला लेना चाहता था। दूसरी बड़ी बात, दोनों शक्तियां थी, दोनों आपस में साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करते थे, दोनों ही दिग्विजय की नीति का पालन करते थे। इस बात को लेकर विवाद हुआ। दूसरा विवाद का कारण है मारवाड़ की सीमा। इस युद्ध में भीम द्वितीय की हार हुई, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो इस युद्ध में जीते, यानी कि उनकी जीत हो गई। ये जीत होने के बाद में भीम द्वितीय का एक सेनापति है। भीम द्वितीय का क्या है भाई? सेनापति। भीम द्वितीय का सेनापति जिसका नाम है जगदेव प्रतिहार। क्या नाम है भाई? जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों को समझाया, यानी कि जगदेव प्रतिहार ने मध्यस्थता की, क्योंकि वो सेनापति वो जानता था राजा तो मरेंगे, हमको और मारेंगे, तो मध्यस्थता करी। और मध्यस्थता जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से दोनों के बीच क्या हुई? संधि। संधि होने में काफ़ी दिन लग गए। संधि मूल रूप से अंतिम रूप से अस्तित्व में आई 1187 में। तो नागौर का युद्ध किस कारण हुआ? इच्छनी देवी के कारण और मारवाड़ की सीमा, दोनों की सीमा टच करती थी। नागौर का युद्ध होने के बाद में संधि करवाई किसने? जगदेव प्रतिहार ने। इसकी मध्यस्थता में संधि हो गई।
इस प्रकार से हमारे सामने पृथ्वीराज चौहान की जो चुनौतियां चल रही हैं, इनमें हम बात कर रहे हैं नंबर 4, 1, 2, 3 और ये कौन सी आ गई 4। अब भीमद्वितीय के इनके बीच संधि होगी। संधि क्या होना, एक एक चीज ले लो भाई। इच्छनी देवी जिसके पास गई वो तो वापस आने से रही, यानी कि मारवाड़ की सीमा से संबंधित विवाद में पृथ्वीराज तृतीय को थोड़ा नरम होना पड़ेगा। इस प्रकार से संधि हो गई। अब हम पांचवी समस्या का देखते हैं कि पांचवी समस्या क्या है। पांचवी समस्या है गहड़वाल संघर्ष। गहड़वाल संघर्ष। इस समय गहड़वाल वंश के शासक थे। शासक का नाम था जयचंद। शासक का नाम क्या है, जयचंद। और जयचंद जो शासक थे वो कहाँ के थे, हमको ये भी देखना है। जयचंद थे कन्नौज के राजा। कहाँ के राजा हैं भाई, कन्नौज के, गहड़वाल वंश के। अब पृथ्वीराज चौहान के सामने वंश आ गए, देखो चालुक्य वंश गुजरात, परमार वंश आबू या मालवा, चंदेल वंश महोबा और गहड़वाल वंश कन्नौज। इससे संघर्ष के भी क्या कारण है, हम उसकी बात देखते हैं। एक कारण है दिल्ली का प्रदेश। दिल्ली का प्रदेश कहा जाता है कि जयचंद गहड़वाल के नाना हैं वो भी दिल्ली, और पृथ्वीराज तृतीय के नाना भी दिल्ली। पृथ्वीराज तृतीय के नाना अनंगपाल तोमर की मृत्यु होने से पूर्व ही उसने दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज तृतीय को सौंप दिया। इस बात को लेकर जयचंद गहड़वाल के मन में हमेशा मलाल रहता था। इसी मलाल में एक नया प्रसंग सामने आया, और नया प्रसंग जो सामने आया वो कौन थी, संयोगिता, जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। अब इनकी रिश्तेदारी तो बनेगी, तो कभी ना कभी पृथ्वीराज तृतीय से और संयोगिता का मिलन हुआ होगा, कभी ना कभी संपर्क में आए। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में जाया करते थे, दिल्ली में जाया करते थे, मिलन हो गया और मिलने में हो गया। तो इस प्रकार से संयोगिता का प्रसंग जो है, प्रेम प्रसंग, जब जयचंद को पता लगा कि भाई हमारा दुश्मन हो रहा है, दिल्ली का प्रदेश नहीं दे रहा, वो एक और काम नया ही कर दिया, संयोगिता से प्रेम करने लग गया, तो उसने संयोगिता को समझाया, बातचीत की कि देखो इनमें कुछ नहीं रखा है, हम बड़े से बड़ा शक्तिशाली शासक, अच्छे से अच्छा प्रदेश का शासक अगर आप बता दोगे तो उसी से आपका विवाह करवा देंगे, लेकिन आप पृथ्वीराज को छोड़ना पड़ेगा। पर संयोगिता भी जीत पर अड़ी कि करूं तो पृथ्वीराज से करूं, नहीं तो कौन करूं। चलो तो कोई बात नहीं। फिर भी जयचंद गहड़वाल इतना जल्दी मानने वाला नहीं था। उस समय जयचंद गहड़वाल ने एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। तो क्यों नहीं इस यज्ञ पर, लागत तो आई रही है, पैसा लग रहा है, तो क्यों नहीं इस यज्ञ के साथ साथ स्वयंवर भी करवा दिया जाए। अब संयोगिता से बात की कि भाई स्वयंवर करें, अगर आप देख लो कोई जच जाए तो, नहीं तो फिर भाई जो होगा जो होएगा। तो संयोगिता ने एक बार तो क्लियर मना कर दिया, फिर भी स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर रचा गया तो हम बात करें इस प्रकार से, स्वयंवर ऐसे एक सभा है, उस सभा में स्वयंवर की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठेंगे, बाकी आए हुए जो राज शासक है वो इधर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से इधर से राजकुमारी आ रही है। राजकुमारी कौन है, संयोगिता, जो पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती है, और पृथ्वीराज तृतीय भी संयोगिता से प्रेम करते हैं। दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की समस्या, परिवारों की समस्या भी है। इधर कहा जाता है कि यहां पर पृथ्वीराज तृतीय की लोहे की मूर्ति लगी थी दरबार की जगह। जहां दरबार था वहां लोहे की मूर्ति पृथ्वीराज तृतीय की लगी हुई थी। संयोगिता इधर से आई, आते आते जाना तो उधर था और फिर उधर से चले जाना था, अपने घर में कोई नहीं पसंद आए तो इधर से आई और आके यहाँ देखा लोहे की मूर्ति, और उसने लोहे की मूर्ति में वरमाला डाल दी। कहते हैं कि उसी समय पृथ्वीराज तृतीय आ गए। अब पता नहीं कैसे आए, कैसे उनको समाचार लगा, क्या नहीं, कैसे भी करके पृथ्वीराज तृतीय आ गए और संयोगिता को लेकर चले गए। इस प्रकार से जो विवाद था उसका तात्कालिक कारण, विवाद तो चल ही रहा था दिल्ली को लेकर, पर उस विवाद का तात्कालिक कारण कौन बना, संयोगिता। इस प्रकार से संयोगिता का प्रेम प्रसंग है जो गहड़वाल संघर्ष। और इसी वजह से जब मोहम्मद गौरी भारत में आए तो जयचंद गहड़वाल ने किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं की या पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं दिया। यहाँ पर ये बात है, एक
10th क्लास की सामाजिक में एक आता है, हिटलर से संबंधित प्रसंग आता है। हिटलर के आदमी आते हैं, गांव से लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, गैस चैम्बरों में ले जाकर छोड़ देते हैं और उनको मार देते हैं। वो सिर्फ शुद्ध जर्मन जो जाति है उनको ही जिंदा रखना चाहते हैं। तो एक कवि ने लिखा था, वो यहूदियों को लेने आए तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। वो इस्लाम को लेने आए तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं इस्लाम भी नहीं था। वो ईसाई को प्रोटेस्टेंट को लेने आए तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट भी नहीं था। पर जब वो मुझे लेने आए तो किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि कोई बचा ही नहीं। सेम यहाँ पर यही बात है। मोहम्मद गौरी एक पर आक्रमण कर रहा है, दूसरा ताली बजा रहा है, दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, तीसरा ताली बजा रहा है, और ऐसे होते होते भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। उस समय इनको अपने खुद के स्वार्थ को छोड़कर और आपस में एकजुट होना चाहिए था, या एकजुट होकर मोहम्मद गौरी का मुकाबला करते तो आसानी से मोहम्मद गौरी को जीत सकते थे। आपने ये देखा भी होगा कि भीम द्वितीय ने अकेले ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। हमने देखा कि पृथ्वीराज तृतीय ने भी अकेले ने एक बार पराजित किया था, फिर भी मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की है। तो उनका कारण यही है, ये सारा संघर्ष। उस समय इस संघर्ष को लोग भुला नहीं पाए। तो गहड़वाल संघर्ष ये है, ध्यान देंगे, गहड़वाल वंश का राजा जयचंद कन्नौज का शासक था, जिसके नाना दिल्ली थे। पृथ्वीराज तृतीय के नाना भी दिल्ली थे, अनंगपाल तोमर। दिल्ली के साम्राज्य को लेकर दोनों के बीच विवाद था। तत्कालिक कारण बना संयोगिता, जो जयचंद की पुत्री थी, जिससे पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर किया। इस प्रकार से हमने अभी तक कुल 5 समस्याएं जो हैं अध्ययन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं छठी समस्या की। सभी समस्याओं का पृथ्वीराज तृतीय अभी तक आसानी से समाधान करते आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं अगली समस्या क्या है। नेक्स्ट समस्या है तुर्कों से संघर्ष। तुर्कों से क्या है? संघर्ष। अब तुर्क कौन है उसकी हम चर्चा करें। मोहम्मद गौरी, उपनाम देख लें, मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी जो है वो महमूद गजनवी से प्रभावित रहता था। महमूद गजनवी के बारे में उसने सुना हुआ था, कई बार सुना हुआ था। ये सुना हुआ था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, सोना चांदी, तो उससे प्रभावित था। इस्लाम में महमूद गजनवी की जय जयकारे होते थे, तो मोहम्मद गौरी को लगता था कि जय जयकारे जो हैं, जयकारे ये मेरे होने चाहिए। अब मेरे तो तब हों जब मैं उनसे ज़्यादा आक्रमण करूं और उनसे ज़्यादा जीत हासिल करूं। तो मोहम्मद बिन साम 1173 में गजनी के शासक बना। कहाँ का शासक बना भाई? गजनी का। गजनी का शासक बना और शासक बनते ही इसने राजधानी चेंज कर दी। पहले तो गजनी का प्रदेश राजधानी हुआ करती थी, इसने राजधानी बनाई गौर प्रदेश, और इसीलिए मोहम्मद गौरी को गौरी कहा जाता है। नेक्स्ट बात, मोहम्मद गौरी का वंश। हम ऐसा सोचते होंगे कि मोहम्मद गौरी, जैसे अपने यहाँ नाम के पीछे शब्द लगाते हैं गौरी वंश होगा, ऐसा नहीं। गौर उसका क्षेत्र था, राज्य क्षेत्र, या उसकी राजधानी थी। तो वंश है ससबानी। ससबानी वंश के शासक मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ रुख किया कि जिस भी इस्लाम शासक को पैसे की प्रॉब्लम या मुस्लिम सत्ता की स्थापना, तो अगर ऐसा प्रश्न हो कि मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ आने का मूल कारण क्या है,
कई कारण हो सकते हैं, पर उनमें से मूल कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है, वो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना। वो जानता था वहाँ रेत में क्या रखा है, गजनी गौर में भारत में आपस में राजा महाराजा लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बात पर, तो उन विभाजित हुए प्रदेशों पर आसानी से सत्ता की स्थापना हो सकती है, ऐसा सोचकर उन्होंने विचार किया। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पर, पहला जो आक्रमण है वो 1175 में हुआ। कब हुआ भाई? 1175। 1175 में पहला आक्रमण हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला आक्रमण कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मुल्तान पर। इस समय मुल्तान का शासक जो था या संभालने वाला मुल्तान को, वो मुस्लिम था, वजीर खां। आसानी से मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को जीता, वहाँ से कुछ धन दौलत लूटा और लूट कर पुनः अपने प्रदेश चला गया। अपना प्रदेश कौन सा? गजनी गौर, वहाँ चला गया 1175 में। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं गौरी की, किसकी भाई? गौरी, गौरी की भारत में पहली जीत, गौरी की भारत में पहली जीत कब हो रही है? 1175 में। कहाँ की है? मुल्तान की। ऐसे भी कहा जाता है कि गौरी ने भारत में प्रवेश बोलन दर्रे से किया था। दर्रा कौन सा भाई? बोलन। अभी कहाँ है बताएंगे? बोलन दर्रा अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। इस बोलन दर्रे से प्रवेश किया और पहली बार कहाँ पहुंचे? मुल्तान। गौरी की भारत में पहली जीत हो गई। दूसरा आक्रमण की बात करें, दूसरा आक्रमण 1178 में रास्ता चेंज करके किया। उसको पता था मुल्तान में जाकर क्या लेंगे, मुल्तान में जो कुछ था वो तो ले आए, तो अब नई जगह पर आक्रमण करें। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। अब आप ध्यान देंगे, इस समय गुजरात के शासक कौन थे? लगभग इसी के आसपास कोई युद्ध भी हुआ था। तो इस समय जो गुजरात का राजा है वो है भीम द्वितीय। कौन है भाई? भीम द्वितीय। कौन से वंश का? चालुक्य वंश का शासक भीम द्वितीय, जिसकी राजधानी है अनहिलपाटन, गुजरात में शासन करता है। अपने आप को एक ताकतवर राजा, इसने भी दिग्विजय की नीति अपना रखी है, पृथ्वीराज चौहान ने भी, उधर मोहम्मद गौरी लग ही रहा है। तो भीम द्वितीय को पता पहले ही लग गया कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा है, तो इसने उसका स्वागत करने के लिए पहले ही एक पूरी व्यवस्था कर रखी थी। अपनी पूरी सेना को आबू पर लगा रखा था, आबू पर लगा रखा था। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा। कौन सा? आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई? आबू का युद्ध। कब हुआ? 1178 में। सोमेश्वर चौहान जब हम पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था आबू का युद्ध, वो 1177 का है। ये आबू का युद्ध जो है वो 1178 का है। आबू का युद्ध हुआ 1178 में भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच। हम चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ कौन? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। एक तरफ कौन? भीम सेकंड। जीत किसकी हुई? भीम सेकंड की। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की सेना राजस्थान के रेगिस्तान से होते हुए गुजर रही थी, आबू में पहुंची। तो आबू का जो स्थान है वो थोड़ा ठीक है, वहाँ आराम करने का विचार किया, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं मिला। रेगिस्तान में जहाँ भी देखो दूर दूर तक गांव नहीं है, दूर दूर तक कोई झोपड़ी मिली है जिसमें लूटने के लिए कुछ नहीं मिला है। पर वो हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था, वो भी कदम बढ़ाने के बाद पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था। तो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। भीम द्वितीय ने एक मजबूत मुकाबला किया और उस थकी हुई मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से मार काटने लगा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ और बुरी तरह घायल होकर वापस से भाग गया। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो ये युद्ध हुआ आबू का, इसमें गौरी की क्या हुई? हार। गौरी की हार हुई तो भारत में इसे क्या कहेंगे? पहली हार। एक प्रश्न बनेगा, भारत में मोहम्मद गौरी की पहली जीत मुल्तान में, और पहली हार कहाँ हुई? आबू में।
ऐसा शक्तिशाली भीमद्वितीय और इतना शक्तिशाली पृथ्वीराज तृतीय अलग अलग दोनों शासक मोहम्मद गौरी को जीते हैं, तो क्या इनको एक नहीं होना चाहिए था? एक होकर मुकाबला करते, चाहे जयचंद गायकवाड़ हो, कोई भी एक होकर मुकाबला करते हैं तो निश्चित ऐसे ही महमूद गजनवी आया, एक एक प्रदेश में आता गया, लूटता गया, 17 बार लूट कर चला गया, ऐसे ही ये। तो हम किसी को क्या दोष दें? तो तुर्कों से संघर्ष तुर्क कौन है? मोहम्मद गौरी, उपनाम है मोहम्मद बिन कासिम। राजा बना 1173 में, पहला आक्रमण किया 1175 में मुल्तान पर। उस समय मुल्तान का प्रशासक था वजीर खां। अब मोहम्मद गौरी को ऐसा लग रहा है कि भारत में शायद मेरी जीत नहीं हो पाएगी। काफी दिन तक छोड़ो भारत जाने की तरफ, भारत जाने की सोचो ही मत। उसके कोई सेनापति भी कहते थे महाराज चालांके कैडे भारत, तो भारत का नाम लेते ही वो मना कर देता था, नहीं भारत नहीं जाएंगे, कम कमा लो, थोड़ो खा लो, पर भारत जाएंगे तो एक बार बड़ी मुश्किल से बच कर आए हैं, जी है तो जान है तो जहान है, ऐसा कुछ। तो मोहम्मद गौरी फिर भी जब सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है तो व्यक्ति सामने बढ़ता है। हम ऐसा सोचते हैं कि कई बार असफल हो जाते हैं तो असफल होकर बैठते थोड़ी है, फिर कोई भर्ती आती है, फिर कोई वैकेंसी आती है, फिर हम कंपटीशन में जुड़ जाते हैं तो नंबर आता ही है, कभी न कभी तो लगते ही है। यहाँ भी वही बात है, क्यों इतनी मेहनत करते हैं? एक साल लगातार सर्दी गर्मी बरसात के महीनों में हम दुख पा रहे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम दोबारा मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि वहाँ पहुँचते ही जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। ऐसा ही ये विचार है मोहम्मद गौरी का कि चलो हारा तो सही, पिटा तो सही, लेकिन एक बार जो अगर खजानू भारत को हाथ लाग गो, एक बार और जीत जाएंगे तो अब के जल्दी से वापस भाग के को न्यावा, ये सोचकर फिर से शुरुआत की। तो उन्होंने, उनमें हम तराइन के 2 युद्ध देखेंगे। एक बार इसको मिटाते हैं। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से संघर्ष कर रहे हैं, तीसरी बार आगमन या जो भी है, तो इस संघर्ष को सीधा नाम देते हैं हम, युद्ध के तौर पर देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में। युद्ध किन के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब युद्ध क्यों है? ऑटोमेटिक अचानक ही कैसे हो गया? तो मोहम्मद गौरी ने एक बार मुल्तान को जीत लिया, दूसरी बार आया गुजरात में हार गया। अब जो आ रहा है मोहम्मद गौरी, उसने पंजाब को अपना केंद्र बनाया। मोहम्मद गौरी ने पंजाब को अपना केंद्र बनाया। किसको बनाया भाई? पंजाब। और पंजाब में एक दुर्ग है जिसका नाम है बठिंडा, इसको जीत लिया। बठिंडा को जीत लिया। और उस समय बठिंडा किसके अधिकार क्षेत्र में था? पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय ने आदेश भिजवाया कि भाई तुम कौन हो कौन नहीं, इस दुर्ग को खाली करो। इस बात को लेकर दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति, पृथ्वीराज चौहान जो हैं, इनका सेनापति खांडे राव था। कौन था भाई? खांडे राव। और दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय। दिल्ली का गवर्नर कौन है? गोविंद राय। गोविंद राज तो जो था वो पृथ्वीराज का पुत्र था, ये गोविंद राय है। इस युद्ध में इस गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी को घायल किया था और उनके मुंह पर लगी थी। इस वजह से मोहम्मद गौरी युद्ध क्षेत्र को तुरंत ही छोड़कर वापस भागा। इस खांडे राव ने पृथ्वीराज तृतीय को सलाह दी कि भागती हुई सेना का पीछा करना चाहिए, भूल नहीं करनी चाहिए। फिर भी पृथ्वीराज तृतीय ने राजपूती धर्म का पालन किया या राजपूती धर्म का पालन करते हुए भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। इस युद्ध में जीत होगी। युद्ध देखते हैं हम दूसरा, तराइन का दूसरा युद्ध। अगले ही साल 1192, वही
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। पहले वाला युद्ध जीतकर पृथ्वीराज तृतीय आश्वस्त थे कि आस पड़ोस क्या, अब तो देश के बाहर के लोग भी मुझे कोई जीत नहीं सकता, तो मुझे कोई सेना वना बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मोहम्मद गौरी का एक लक्ष्य था कि कुछ भी हो भारत को एक बार तो जीतना ही चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर मोहम्मद गौरी चल रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं इस तराइन के दूसरे युद्ध के समय मोहम्मद गौरी ने लाहौर को अपना केंद्र बनाया। मोहम्मद गौरी ने किसको केंद्र बनाया? लाहौर को। और लाहौर से अपना एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। दूत का नाम था वीवाय ओल मुल्क। ये दूत भेजा और कहा कि पृथ्वीराज चौहान है वो समझौता करे। पृथ्वीराज चौहान ने समझौते से मना कर दिया और युद्ध के लिए तैयार। दोनों की सेनाएं आमने सामने तराइन के मैदान में पहुंच गई। उस सेना को देखते हुए मोहम्मद गौरी फिर घबरा गए कि ये तो आज भी उतने ही जोश में है। तो मोहम्मद गौरी ने पुनः संधि वार्ता की बात रखी। तराइन के मैदान में सेना आमने सामने है। मोहम्मद गौरी ने संधि वार्ता की बात रखी। जो राजपूत सेना तलवार निकाल चुकी थी, संधि का नाम सुनकर तलवार वापस रख लिए। मोहम्मद गौरी ने धोखा दिया। शाम को बात हुई संधि करेंगे और सुबह शीघ्र अचानक मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया? आक्रमण। इतनी सुबह पृथ्वीराज तृतीय की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। तो अचानक सेना पर जब आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण को नहीं संभाल पाए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ते लड़ते सिरसा पहुँचे और सिरसा में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। इस बारे में अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें करते हैं लोग। क्या कौन कौन सी बातें? इन दोनों युद्धों में मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों युद्धों में मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, अचानक हुए आक्रमण में सिरसा में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग बातें हैं। जैसे हसन निजामी कहता है कि बंधक बनाकर पृथ्वीराज तृतीय को लाया गया। कहाँ? अजमेर। मिनहाज सिराज ये भी तत्कालीन इतिहासकार है। कहता है सिरसा में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। चंद्रवरदाई कुछ अलग बात बताते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रवरदाई कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया। तो इसका मतलब यह है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? गजनी। चंद्रवरदाई के कथानक में ये कथानक मिलती है पृथ्वीराज रासों में, जिसको ये पूरा कर भी नहीं पाए। अपने पुत्र को सौंपा था और पहले बता दिया मैं ऐसा ऐसा कुछ करूँगा तो ऐसा लिख देना। तो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी बंधक बनाकर जब ले गए तो पीछे पीछे चंद्रवरदाई पहुँचे और वहाँ मोहम्मद गौरी से मुलाकात की और ये बताया कि हमारे शासक जो हैं पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो कहते हैं कि हमारे शासक पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने के प्रसिद्ध विद्वान हैं, प्रसिद्धि है उनको। तो एक व्यवस्था तैयार की गई। ऊपर मोहम्मद गौरी बैठ गए सीन देखने के लिए। तालियां बजाएगी, जिधर तालियां बज रही हैं या जिधर कोई आवाज़ आ रही है उधर पृथ्वीराज चौहान तीर चला रहे हैं, निशाना सही लग रहा है। तो चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी जहाँ बैठे थे उस बैठे हुए सीन को नाप दिया। कैसे नापा? वो एक डायलॉग में था, 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। इस प्रकार से कोई बात बताई गई दोहे के द्वारा और ऐसी बात से चौहान ने तुरंत ही क्या किया? तीर चलाया और उससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। पर यह प्रमाणित बात है कि नहीं वो अलग बात है। सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज रासों में ऐसी बात का उल्लेख मिलता है और कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे वास्तविक रूप से कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु तो 1206 में हुई खोखर विद्रोह के दौरान। इस प्रकार से हमने ये देखा। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई कैसे हुई, 3 विचारधारा अलग अलग बात। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की बात होने के बाद में छत्री की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की छत्री बनी हुई है गजनी में।
इसी बात को लेकर इतिहासकार कहते हैं कि गजनी में क्यों बनी है, इसका मतलब पृथ्वीराज रासो की बात सही होगी। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है तारागढ़ में, और तारागढ़ कहाँ है? अजमेर, इसमें स्मारक बना है। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की एक बात, इसी प्रश्न में एक प्रश्न कई बार और पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के साथ एक संत आए थे भारत में, संत का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इससे दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए? प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद गौरी। दूसरा प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके काल में आए? तो काल किसका था? पृथ्वीराज तृतीय का। तीसरा प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आकर किसको अपना केंद्र बनाया? तो इन्होंने अपना केंद्र बनाया अजमेर को। नेक्स्ट प्रश्न चिश्ती से ले लेते हैं। चिश्ती क्या है? चिश्ती इस्लाम धर्म में एक सिलसिला है, सूफी सिलसिला। जैसे हमारे भक्ति की धाराएं होती हैं, ऐसे इनकी सूफी सिलसिला। तो सिलसिला है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं भारत का पहला सिलसिला। तो प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि सूफी मत में कुल कितने सिलसिले हैं? तो कितने हैं भाई? 14 सिलसिले हैं टोटल। इस प्रकार से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में बनी है। उसको हम भक्ति और सूफी जब आंदोलन पढ़ेंगे तब हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को देखने से आपके अनेक क्वेश्चन हल होंगे। थोड़ा धैर्यपूर्वक, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी।